नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज मैं वीडियो क्लास लेके आया हूँ। उसमें कक्षा 12 की बुक है, अपनी फर्स्ट है। उस फर्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 3 है और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का मतलब कि अमेरिका जो है वो अपना वर्चस्व किस प्रकार दिखा रहा है। तो अमेरिका वर्चस्व अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ मानते हुए वो अन्य देशों पर एक मनमानी करने का आरोप भी उनके ऊपर है, क्योंकि वो यूएनओ के कई बार ऐसे वैश्विक घटनाएं घटित हुई उस क्षेत्र में जहां पर उन्होंने यूएनओ से कोई अनुमति नहीं ली, फिर भी उसने क्या कर दिया, एक ऐसे बात करें कि किसी भी देश पर वो क्या कर रहा था, उस समय आक्रमण कर रहा था। अनेक ऐसे देश थे जिनके ऊपर उन्होंने वैश्विक घटनाएं घटित की। तो आज हम उन वैश्विक घटनाओं के बारे में इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, जैसे शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 से जब शीत युद्ध का दौर शुरू होता है, तो उस समय से ही हम बात करें, उनके सामने अमेरिका को दबाने के लिए एक दूसरी महाशक्ति थी। वो कौन सी थी? यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर का क्या हुआ? विघटन हो जाता है 1991 में। जैसे विघटन होता है, गोर्बाचेव के समय में विघटन होता है, अमेरिका अपना पावरफुल एक देश बन जाता है, विश्व स्तर पर एकमात्र शक्ति बचती है। कौन सी है? यूएसए। और यूएसए की आज हम बात करने वाले हैं कि वो अपना एक विश्व स्तर पर कैसा प्रतीत कर रहा है, एक वैश्विक स्तर पर वो क्या क्या घटनाएं कर रहा है, उन घटनाओं की हम बात करने वाले हैं। तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार है, पूरे विश्व में अमेरिका किस प्रकार अपना वर्चस्व दिखा रहा है। तो बात करें, एक पहले हम ये करें कि जो 1991 में क्या होता है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यूएसएसआर का क्या हो चुका है, यहाँ पर विघटन हो गया है। विघटन हुआ तो जैसे विघटन होता है, एकमात्र शक्ति कौन सी बचती है? यूएसए एकमात्र विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति है। कौन है? यूएसए। क्यों है? क्योंकि यूएसएसआर का तो विघटन हो गया था 1991 में। इस समय राष्ट्रपति यूएसएसआर के थे मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में ये क्या बनते हैं? यूएसएसआर के प्रमुख बनते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, 1991 में इनके प्रयासों से ही क्या होता है, दो देशों के मध्य जो युद्ध की संभावना बनी हुई थी, एक विश्व स्तर पर एक भयंकर, ऐसे कहे कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था। तो इस विश्व युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाला मिखाइल गोर्बाचेव था। और यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उनसे देश टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। और एक यहाँ पर 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है, तो ये एकमात्र शक्ति क्या करती है, अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करने लग जाती है। क्योंकि इसको पता था अमेरिका को कि हमारे को दबाने वाला कोई नहीं है। तो अब दबाने की जब बात आए, तो कोई दूसरा देश या दूसरी महाशक्ति इसके बराबर हो वो दबा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। तो विश्व राजनीति का स्वरूप हम बात करें, विश्व राजनीति का स्वरूप विश्व राजनीति का स्वरूप क्या था? एकमात्र शक्ति का केंद्र। एकमात्र शक्ति का केंद्र कौन बन बैठा? यूएसए, अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में अब क्यों एकमात्र शक्ति थी, लेकिन ये अपना वर्चस्व किस प्रकार दिखा रहा था? वर्चस्व दिखा रहा था किसके आधार पर? सेना के आधार पर, सैन्य शक्ति के आधार पर, आर्थिक शक्ति के आधार पर, सेना के आधार पर, आर्थिक शक्ति के आधार पर, राजनीतिक तरीके के आधार पर, और भी बात करें तो सांस्कृतिक आधार पर, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने में ये अहम भूमिका निभाने वाला कौन है? अमेरिका है। यूएनओ की बात क्यों मानेगा? यूएनओ में सबसे ज्यादा कौन दे रहा है आर्थिक मदद? यही तो दे रहा है, अमेरिका ही। तो इस कारण से यूएनओ भी इसे कुछ कहने के लिए ये नहीं करता कि इसको कुछ कहे, तो कहने पर क्या होगा, यूएनओ से टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ही तो एकमात्र शक्ति है जो क्या कर रही है, यूएनओ को बनाए रखी हुई है। तो अनेक देश है, 193 देश है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर? सबसे ज्यादा ये करे कि आर्थिक बात की जाए, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, अमेरिका क्या कर रहा है? यूएनओ को आर्थिक पावर दे रहा है, उसको राजनीतिक पावर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
यूएनओ किसकी बात नहीं टालेगा? अमेरिका का। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो वही है, मान सकती है, तो इस कारण से उनकी बात भी नहीं मान रहा है, क्योंकि वीटो पावर भी है अमेरिका के पास। तो आगे हम बात करें तो वैश्विक घटनाओं की हम बात करें, इसी शक्ति के आधार पर, इन्हीं के कारण, इन्हीं क्षेत्रों के कारण, आर्थिक क्षेत्र या सैन्य अभियान के आधार पर या राजनीति सांस्कृतिक आधार पर उन्होंने क्या किए? वैश्विक घटनाएं की। वैश्विक स्तर पर क्या की? वैश्विक घटनाएं। अब घटनाएं कौन सी थी? वैश्विक स्तर पर घटनाओं की बात करें तो वैश्विक स्तर पर घटनाएं थी, पहला हम बात करें इसके आधार पर ही, तो ऐसी वैश्विक घटनाओं की बात करें जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कब हुआ था? 1998 में हुआ था। दूसरा हम बात करें ऐसे ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। 1998 में ये, सॉरी 1991 में ये, 1998 में इनफाइनाइट रिच। 2001 में फिर से होता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम और इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम 2001 और इराकी फ्रीडम्स होता था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये कब हुआ? 2003 में। तो ये चार ऐसी घटनाएं थी जो वैश्विक स्तर पर थी, जिनमें अमेरिका ने बिना यूएनओ से अनुमति लिए ही इन्होंने क्या कर दी? वैश्विक घटनाएं गठित की। तो विश्व स्तर पर ये दिखाना चाहता था कि मैं ही पावरफुल हूँ। तो ऐसी स्थिति में पहला हम बात करें ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म की। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चलाया गया। इस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो था जॉर्ज बुश सीनियर। जॉर्ज बुश सीनियर, क्योंकि आगे हम और भी बात करेंगे तो जॉर्ज बुश आएगा, लेकिन उसको जूनियर मान लेंगे, तो ये क्या था? सीनियर। इसी समय ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चलाया गया 1991 में। फरवरी की ये घटना थी। कब की घटना थी? फरवरी की घटना थी। और इसी फरवरी की घटना में एक प्रथम खाड़ी युद्ध होता है। फरवरी की घटना, फरवरी 1991 की घटना, प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध। ये प्रथम खाड़ी युद्ध था क्या? तो इस पर बात करें, जैसे हम बात करें ये, इसकी बात करें, ये यहाँ पर है कुवैत, ये कुवैत, और इधर बात करें तो ईरान। ये क्या है? ईरान। इधर बात करें ये है इराक। ये इराक, ये ईरान और कुवैत। तो इराक और ईरान के मध्य ये था सीमा युद्ध, सीमा विवाद चल रहा था इन दोनों के मध्य। क्या चल रहा था? सीमा विवाद। किन के मध्य? इराक और ईरान के मध्य क्या चल रहा था? सीमा विवाद चल रहा था। तो इराक क्या कर रहा था? इस कुवैत से सहायता ले रहा था। कुवैत से क्या ले रहा था? सहायता ले रहा था। वो भी सहायता कैसी? सहायता ले रहा था। कौन ले रहा था? इराक ले रहा था। किससे ले रहा था? कुवैत से ले रहा था। सहायता कौन सी? आर्थिक सहायता ले रहा था। तो कुवैत से जब इराक सहायता ले रहा था, ईरान और इराक के मध्य सीमा विवाद को लेकर कई बार युद्ध होते रहे, झड़प होती रही इनके बीच। तो कुवैत बार बार इराक को कह रहा था कि हाँ आपको धन चाहिए मैं दूंगा, आपको धन चाहिए मैं दूंगा। बार बार वो उसको उकसा रहा था, बार बार उनको पैसे दे रहा था। कौन है? कुवैत। किसको दे रहा था? इराक को। तो ऐसी स्थिति में इराक लेता गया, लेते लेते क्या हुआ? अंत में ईरान और इराक के मध्य ये युद्ध तो बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि सीमा था, इनके पास पैसे आ रहे थे। तो ये दोनों की अर्थव्यवस्था की बात करें, ईरान और इराक की, तो इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब चुकी थी। इराक कर्जे में डूब गया। इराक किस में डूब गया? कर्जे में डूब गया। ऐसी स्थिति में इराक ने क्या कहा? कुवैत को ये कहा कि आप मेरा कर्जा माफ कर दो। कर्जा क्या कर दो? माफ कर दो। किसने कहा?
इराक ने कहा किसको? कुवैत को। कर्जा माफ करने के लिए ये बात कहता है, लेकिन होता क्या है? कर्जा माफ ये कहता है कुवैत, मैं तो कोई कर्जा माफ नहीं करूंगा, मैंने जो आपको दी है आर्थिक सहायता, वो आर्थिक सहायता मैं तो लेऊंगा। तो ऐसी स्थिति में लेने की जब बात आई तो इराक ने कहा कि अरे मान जा, कुवैत को कह रहा है मान जा, कर्जा माफ कर दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा। तो ऐसी स्थिति में कुवैत ने मना करने के कारण, कर्जा माफ न करने के कारण इराक ने किस पर आक्रमण किया? कुवैत पर। वही दादागिरी, दादागिरी किसकी यहाँ? इराक की। इराक की किस पर? कुवैत पर कर रहा है ये। इराक बार बार कर रहा है कुवैत पर कि आप मेरा कर्जा माफ कर दो। अरे जिसके पास पैसे ले आए हम और उसी को कहे कि माफ कर दे, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, क्या वो माफ कर देगा? नहीं करेगा, वो मना करेगा। मना करने पर क्या होगा? उसने वो क्या करेगा? उस पर ऐसी ही कोई आक्रामक घटना घटित करेगा उनके साथ। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है, किसी से पैसे उधार ले लेते और उधार लेने के बाद में तेरे जैसे वो कर लेना, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ? उसकी दादागिरी हुई। तो ऐसी स्थिति में ये दादागिरी वाला काम यहां से शुरू हो जाता है। अब इधर से अमेरिका देख रहा था, अरे ये क्या हो रहा है, मैं यहां सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं, मेरे पास सबसे बहुत बड़ी शक्ति है, और मेरी दादागिरी, मेरी चौधराहट में ये दखल दे रहा है कौन? इराक। ये अपने को चौधराहट बता रहा है कुवैत पर, ये अपनी दादागिरी दिखा रहा है ऐसे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने क्या किया? इराक पर एक हमला बोल दिया। वो भी कब की बात है? फरवरी 1991 में ये घटना घटित होती है। और इसी चौधराहट के कारण अमेरिका अपनी चौधराहट को बनाए रखने के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए केवल एकमात्र युद्ध किया। किस पर? इराक पर, इराक पर। तो दुनिया को दिखाने के लिए ये घटना घटित करता है। प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1990 की बात करें तो इराक और कुवैत के मध्य एक आक्रमण होता है। कब की बात है? अगस्त 1990। यह घटना होती है किसके ऊपर? इराक और कुवैत पर। तो ध्यान में रखना, यहाँ फरवरी 1991 में तो घटना कौन सी होती है? इराक पर अमेरिका ने हमला किया। यहाँ इराक ने कुवैत पर कब हमला किया? तो अगस्त 1990 में क्या किया? आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? कुवैत पर। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगस्त 1990 है या 1991 में है फरवरी। तो फरवरी 1991 की बात है तो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, और अगस्त 1990 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया। तो ये घटना घटित हो जाती है। जैसे आक्रमण होता है इराक के द्वारा कुवैत पर, तो इधर से अमेरिका क्या करता है? यूएनओ द्वारा एक सैन्य सहायता की अनुमति मांगता है। उसको अनुमति आसानी से मिल जाती है। अनुमति किससे मिली? यूएनओ से। यूएनओ से अनुमति मिली। अनुमति किसको मिलती है? अमेरिका को मिलती है। और जैसे ही अनुमति मिल जाती है, यूएनओ अनुमति दे देता है किसकी? सैन्य कार्रवाई करने की। अभी यहाँ इसका क्या लेना देना था? अमेरिका का और इराक का। दोनों के बीच में दो ये लड़ रहे थे, तीसरा ही आकर ये क्या कर रहा है? टांग फाड़ रहा है इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? यूएनओ से इसने अनुमति ले ली और यूएनओ ने दे भी दी। अब जब यूएनओ ने अनुमति दे दी तो ये पीछे हटने वाला कहाँ से था? तो इसने क्या किया? एक सैन्य अभियान कर दिया किसके ऊपर? इराक के ऊपर। उन्होंने इसे अनुमति से लेकर इसके साथ 34 देश और मिल गए। 34 देशों की सेना आ गई। यहाँ बात करें 6,60,000 सैनिक कहाँ पर आ गए? यहीं पर आ गए। कहाँ पर? इस सैन्य कार्रवाई करने के लिए 6,60,000 6,60,000 सैनिक कहाँ पर आ गए? इस इराक पर हमला बोलने के लिए 34 देशों ने सहायता की अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका तो सबसे पावरफुल व्यक्ति था। तो अमेरिका सबको ये लग रहा था कि हम आज इनका साथ देंगे तो अमेरिका हमारा साथ भी देगा। तो ये सब क्या हो गए? इनके साथ मिल गए। तो एक बड़ी महाशक्ति होती है, उसके बाद छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश वो मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि एक बड़ा सा क्या है यहाँ पर, एक ऐसे कहे कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, और उस महाशक्ति में ये छोटे देश मिलना प्रारंभ हो गए। और मिलकर क्या हुआ? 34 देशों की सेना वहाँ पर पधार जाती है। कहाँ पर? इराक पर जब हमला बोला था अमेरिका ने, तो 6,60,000 सैनिक यहाँ पर आए। और 6,60,000 सैनिकों का नेतृत्व किया था एक नॉर्मन श्वार्ज़कोर था। इन 6,60,000 का नेतृत्व किया। नेतृत्व करने वाला कौन था? तो नेतृत्व करने वाला था नॉर्मन श्वार्ज़कोव। नॉर्मन श्वार्ज़कोव ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया। किनका? 6,60,000 सैनिकों का। और इन्हीं 6,60,000 सैनिकों के माध्यम से जब ये इनके ऊपर हमला किया गया, वही हमला क्या कहलाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ये हमला या ऑपरेशन किसके नाम से जाना गया? डेजर्ट स्टार्म के नाम से जाना गया। किसके ऊपर? इराक पर हमला किया गया। किसके नेतृत्व में? नॉर्मन श्वार्ज़कोव के नेतृत्व में। और यही 34 देशों ने जब ये सेनाएं शामिल हो गई, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? अंत में इराक परास्त होता है। इराक क्या हो जाता है? इराक परास्त होता है।
और कुवैत क्या हो जाता है, यहाँ मुक्त हो जाता है, कुवैत मुक्त हो जाता है। कुवैत मुक्त होता है, इराक परास्त हो जाता है और इराक पर ये अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन इराक के एक ऐसे कहे कि इराक भी कम नहीं था, क्योंकि इसने क्या किया था, कुवैत पर आक्रमण किया था। कुवैत पर आक्रमण नहीं करता, इसका कर्जा लौटा देता तो ये इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। अमेरिका को लगा कि यहाँ अब है देश को विश्व स्तर पर हमारी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। उनको मौका मिला और इराक पर आक्रमण किया। पूरा जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध का उन्होंने क्या किया, एक लाइव चला दिया। क्या चला दिया, लाइव चलाया गया, वीडियो गेम वार के नाम से जाना गया, वीडियो गेम वार। ये वीडियो गेम वार के नाम से इस युद्ध को भी जाना जाता है। कौन से डेजर्ट स्टॉर्म को जाना जाता है, किसके नाम से, वीडियो गेम वार के नाम से। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लाइव दिखाया था। टेलीविजन के माध्यम से पूरे देशों को वो दिखाने का प्रयास कर रहा था। टेलीविजन के माध्यम से वो क्या प्रसारण कर रहा था, किनका, इसका लाइव कर रहा था। इस युद्ध का जो युद्ध हो रहा था तो सब लोगों ने देखा कि हाँ, अमेरिका के 34 देश, 6,60,000 सैनिक वहाँ पर, कितने सैनिक हो गए। तो पूरे देश को ये दिखा रहा था कि मेरे पास इतनी पावर शक्ति है। तो यही है वैश्विक घटना किसकी, अमेरिका की। कौन सी की बात कर रहे थे अपन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। यहाँ पर एक जो इराक का प्रमुख था सद्दाम हुसैन, इराक का प्रमुख था सद्दाम हुसैन। इन्होंने ये कहा था कि जो 100 जंगों की एक जंग, 100 जंगों की एक जंग, ये परिभाषा किसने दी, सद्दाम हुसैन ने दी। कौन थे, इराक के प्रमुख थे। कौन से युद्ध के लिए कही गई ये बात है, 100 जंगों की एक जंग, क्योंकि यहाँ 34 देश मिल रहे थे, बहुत बड़े सैनिक यहाँ पर आ रहे थे। सैनिकों की संख्या 6,60,000 हो चुकी थी। तो यहाँ इसी कारण कहा गया सद्दाम हुसैन के द्वारा कि 100 जंगों की एक जंग थी ये। तो कौन से ऑपरेशन के लिए कहा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के लिए कहा गया है। जब 1991 में हुआ था, उस ऑपरेशन के लिए ये बात कही गई, 100 जंगों की एक जंग। ये लाइव दिखाने का काम, कुवैत को मुक्त कराने का कोई ये काम नहीं था, केवल ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तो इसी बात, अपनी चौधराहट दिखाने के लिए, कई अन्य देश ऐसा ना करें कि मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो अपनी चौधराहट दिखाने के लिए अमेरिका ने बिना निहत्थे ये क्या कर दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला दिया। इससे कई लोग मारे गए, जो निर्दोष लोग थे उनकी भी हत्या हुई। तो इस कारण से ये कहा जाता है कि अमेरिका अपनी पावरफुल दिखाने के लिए वो क्या कर रहा था, ऑपरेशन चला रहा था। तो इसी नाम से एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरे जो इनफाइनाइट रिच है उसकी बात करते हैं। इस समय बात करें ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो 1998 में चला, इस समय थे बिल क्लिंटन का दौर था उस समय। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, बिल क्लिंटन थे। और इसी समय, यानी कि ये कब से लेकर कब तक रहे, जनवरी 1993 से लेकर जनवरी 2001 तक। मतलब ये कितने वर्ष रहे, 8 वर्ष। 8 वर्ष तक ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। कहाँ के, यूएसए के। तो इस समय ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया गया था। इसी समय बिल क्लिंटन के समय की बात करें तो इसने क्या किया, यानी कि जनवरी 1993 से लेकर जनवरी 2001 तक ये राष्ट्रपति रहे। और इनके शासनकाल में बात करें तो यूएसए को घरेलू रूप से मजबूत किया इसने, घरेलू रूप से मजबूत। पहली बात तो ये है, यूएसए को क्या किया, घरेलू रूप से मजबूत किया। दूसरा हम बात करें, विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर जो लोकतंत्र है उसको क्या किया इन्होंने, मजबूत करने का प्रयास किया। तीसरा हम बात करें, विश्व स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा तो दिया, लेकिन विश्व व्यापार में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया था। विश्व व्यापार पर जोर, यानी कि विश्व व्यापार में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैश्विक जो तापवृद्धि है उसमें भी इन्होंने क्या किया, अत्यधिक सहायता की। वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग पर भी इन्होंने भरसक प्रयास किया।
किसने किया? बिल क्लिंटन ने किया। और इस बिल क्लिंटन के दौर में ही ऐसे कहे कि अमेरिका इस समय दो ऐसी घटनाएं घटित हुई इनके समय में, जो है सर्बिया यूगोस्लाविया की पहली घटना और दूसरी है अपनी ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। तो बात करें दो घटनाएं, इसी समय बिल क्लिंटन के समय दो घटनाएं घटित होती है। एक तो होती है कौन सी? सर्बिया पर, सर्बिया, और सर्बिया कहाँ है? यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया। और इसी यूगोस्लाविया में क्या हुआ था? बमबारी की गई। यूगोस्लाविया में बमबारी किसने की? अमेरिका ने की। इस यूगोस्लाविया की बात करें तो यहाँ पर यूगोस्लाविया में एक क्षेत्र था कोसोवा। उस कोसोवा क्षेत्र में क्या हो रहा था? जो अल्बानिया लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन पर सैन्य कार्रवाई कर रहा था कौन? यूगोस्लाविया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने देखा कि ये क्या यूगोस्लाविया अपनी चौधराहट दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करें तो वहाँ पर भी इराक में वो क्या कर रहा था? चौधराहट दिखा रहा था इराक कुवैत पर आक्रमण करके। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? यूएन की अनुमति ली और यूएन की अनुमति लेकर क्या कर दिया? इराक पर हमला बोल दिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। सर्बिया यूगोस्लाविया में बमबारी हुई। यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, प्रांत कौन सा था? कोसोवा था। कब की बात है? 1999 की, 1999 में क्या हुआ? यूगोस्लाविया का एक प्रांत था कोसोवा। इस कोसोवा में लोग रहते थे कौन से? अल्बानिया के, अल्बानिया के लोगों के द्वारा एक आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किसने किया? यूगोस्लाविया की सरकार ने सैन्य कार्रवाई की। यूगोस्लाविया की क्या की? सैन्य कार्रवाई। तो ध्यान में रखना है 1999 में वो कोसोवा किसका प्रांत था? यूगोस्लाविया का। और यूगोस्लाविया की सरकार ने किया अल्बानिया के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ पर क्या कर दी जाती है? सैन्य कार्रवाई कर दी जाती है। किसके द्वारा? यूगोस्लाविया के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जैसी सैन्य कार्रवाई की गई तो यहाँ पर यूएसए के नेतृत्व में एक नाटो सेना वहाँ पर भेजी जाती है। कहाँ पर भेजी जाती है? इसी कोसोवा में। तो यहाँ बात करें नाटो सेना, नाटो सेना किसकी थी? अमेरिका की थी। और अमेरिका के द्वारा भेजा गया किसको? नाटो को। और नाटो की सेना कहाँ भेज दी गई? कोसोवा में। कहाँ पर भेज दी गई? कोसोवा में भेज दी गई। जैसे कोसोवा में भेजी गई तो इन्होंने क्या किया? यहाँ कोसोवा में 2 माह तक लगातार इस नाटो सेना ने क्या की? बमबारी कर दी। इस नाटो सेना ने 2 माह तक लगातार क्या की? बमबारी की। किसने की बमबारी? नाटो सेना ने की। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में। किस पर? कोसोवा पर। क्योंकि यहाँ कोसोवा में क्या था? यहाँ यूगोस्लाविया का साथ दिया इसने और यूगोस्लाविया में कोसोवा पर सैन्य कार्रवाई कर रहा था यूगोस्लाविया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अमेरिका ने अपनी चौधराहट दिखाने के लिए नाटो सेना वहाँ पर भेज दी और कोसोवा में, और 2 माह तक लगातार वहाँ पर बमबारी की गई। कहाँ पर? कोसोवा में। किसके द्वारा? यूएसए के नेतृत्व में। कौन सी सेना? नाटो सेना ने। कितने माह तक? 2 माह तक इन्होंने क्या की? बमबारी करता है। तो यहाँ पर इस कोसोवा प्रांत में जो सरकार थी वो थी स्लोबोदान मिलोसेविच की। स्लोबोदान मिलोसेविच। यहाँ सरकार थी स्लोबोदान मिलोसेविच। और इस मिलोसेविच की जो सरकार थी ये क्या हो जाती है? गिर जाती है। किसकी सरकार गिर गई? स्लोबोदान की। स्लोबोदान मिलोसेविच था, उसकी सरकार गिर जाती है। जैसे ही सरकार गिर जाती है तो यहाँ पर अधिकार किसका हो जाता है? अमेरिका का। इसी कोसोवा पर अधिकार है, कोसोवा प्रांत पर किसका अधिकार हो जाता है? अमेरिका का, यूएसए का। नाटो सेना अधिकार कर लेती है और अधिकार करने पर क्या होता है? यहाँ पर वो अपनी मर्जी के अनुसार सरकार चलाने का कार्य कर रहे हैं। कौन? अमेरिका। तो ये था अपना कौन सा? बिल क्लिंटन का दौर, पहली घटना। अब दूसरी घटना की बात करते हैं। दूसरी घटना किसके समय की घटना है? दूसरी बिल क्लिंटन के दौर के समय की थी। और बिल क्लिंटन दौर के समय दूसरी घटना की बात करें तो कौन सा था? ऑपरेशन
इनफाइनाइट रिच 1998 में इनफाइनाइट रिच चलाया गया। ये बात करें 1998 में यहाँ एक प्रांत था नेरोबी। ये कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। कहाँ पर है? केन्या में है। कौन है? नेरोबी। और दूसरा प्रांत है दार ए सलाम। दूसरा कौन सा है? दार ए सलाम। और दार ए सलाम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तंजानिया में। कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। तंजानिया में पड़ता है। कौन? दार ए सलाम। इसी दार ए सलाम और नेरोबी, केन्या में और तंजानिया में जो क्षेत्र है, प्रांत है नेरोबी, दार ए सलाम, 1998 में क्या हुआ? यहाँ पर जो अमेरिकी दूतावास थे, उन अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया जाता है। अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया गया। जैसे ही बमबारी यहाँ शुरू हो गई अमेरिका दूतावास पर दार ए सलाम नेरोबी में, तो यहाँ अमेरिका ने देखा ये क्या, मैं एक विश्व स्तर पर अपना एक विश्व को दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी पावर कितनी है, और ये मेरे ऊपर ही क्या हो रहे हैं? आक्रमण हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नेगेटिव रिमार्क जाएगा जनता के सामने, विश्व के सामने। तो ऐसी स्थिति में मेरी तो शक्ति को कोई उचित ही नहीं रहेगा कि यहाँ छोटा सा देश ही क्या कर रहा है, वहाँ कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित कर रहे हैं जिनके कारण अमेरिका अपने देश में ही क्या है, सुरक्षित नहीं है, तो वो दूसरे देशों को क्या बचाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इसने एक कदम उठाया और यूएनओ की कोई सहायता नहीं ली गई। यहाँ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं ली गई। किसने नहीं ली? अमेरिका ने नहीं ली। क्यों नहीं ली? इस कारण से नहीं ली कि यूएनओ में अत्यधिक आर्थिक सहायता पहुंचाने वाला कौन है? अमेरिका है। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ से कोई अनुमति नहीं लेता है। वो बिना अनुमति से एक अवज्ञा मानता हुआ क्या करता है, वो उन पर जो अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था, किसने? अलकायदावाद ने। आतंकवादी और अलकायदावाद, या आतंकवादी कह दीजिए, अलकायदावाद आतंकवादी संगठन पर इसने क्या किया? एक आक्रमण कर देता है। और आक्रमण भी कैसे करता है? जहां अलकायदावाद सही है, अमेरिका ने किया कि अलकायदावाद आतंकवाद खत्म होना चाहिए, एक पहल की, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया आतंकवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इनको खत्म करना था, बल्कि वहां निर्दोष लोगों को नहीं मारना था। इन्होंने क्या किया? यहाँ सूडान और अफगानिस्तान के जो जहां यहाँ अड्डे थे इनके, सूडान और अफगानिस्तान, सूडान अफगानिस्तान में इनके अड्डे थे, किसके? आतंकवाद के। और इन आतंकवाद के अड्डों पर उन्होंने क्या कर दी? बमबारी कर दी। क्या यहाँ आम लोग नहीं मारे गए? निर्दोष लोग नहीं मारे गए? क्या मारे गए? तो इन जो निर्दोष लोग थे, इन निर्दोष लोगों को बचाना चाहिए था उनको। जहां अलकायदावाद आतंकवादी जो संगठन थे, या ये कहे कि जहां पर वो रहते थे, उनके ऊपर ही केवल क्या करना था? उनको मारना तो चाहिए था। किसके माध्यम से? बंदूक वगैरह के माध्यम से, राइफल के माध्यम से। तो यहाँ पर तो इन्होंने क्या कर दी? बमबारी कर दी। यहाँ आसपास के लोग, क्या जनता नहीं थी? जनता भी थी। तो उन जनता पर क्या हुआ? बमबारी जब की गई, तो ये बम ये पूछ कर तो नहीं आएगा कि ये जनता है या आतंकवादी है। वो तो जिसके ऊपर गिरेगा वो उसका खात्मा हो जाएगा, नष्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में मारा जाएगा। तो इस कारण से भी इसकी निंदा की गई इनफाइनाइट रिच की, क्योंकि वहाँ आम लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो अनुमति ली और ना ही इन्होंने क्या किया, वहाँ पर निर्दोष लोगों को बचाने का कार्य किया। जबकि पूरे सूडान और अफगानिस्तान को ये समझ लेता है कि यहाँ सभी आतंकवादी है, और पूरे पर क्या कर लेता है, वो अपनी पावर दिखाने के लिए पूरे पर आक्रमण कर देता है, बमबारी शुरू कर देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कैसे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि यूएनओ की कोई अनुमति नहीं ली, इस कारण से ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किसने किया? अमेरिका ने किया, अपनी पावर के आधार पर किया। तो ये अपनी चौधराहट दिखाने के लिए सूडान और अफगानिस्तान पर भी क्या कर देते हैं? निर्दोष लोगों को मारते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट रिच चलाया गया, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो दो घटनाएं हमने पढ़ी, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच 1998 की, 98 में बिल क्लिंटन के दौर में भी दो घटनाएं पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी अपन ने? एक तो पढ़ा जो सर्बिया यूगोस्लाविया है, उसमें बमबारी की गई थी, यहाँ कोसोवो में अल्बानिया
के जो लोग थे, अल्बानिया के जो लोग थे, उन अल्बानिया के लोगों के द्वारा कोई आंदोलन किया जा रहा था, तो वहाँ पर इस आंदोलन को दबाने के लिए यूगोस्लाविया की सरकार ने सैन्य कार्रवाई की। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कूद पड़ता है, और अमेरिका क्या करता है, यहाँ नाटो के आधार पर यहाँ क्या कर लेता है, 2 माह तक लगातार बमबारी करता है। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर जाती है। ऐसी स्थिति में कोसोवा पर किसका अधिकार हो जाता है, नाटो का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरी घटना भी ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, और ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी क्या माने सैनिक कार्रवाई की गई अमेरिका के द्वारा 1998 में नैरोबी और केन्या। नैरोबी कहाँ है, केन्या में, और दार इस्लाम की बात करें तो तंजानिया में। तो ये दोनों प्रांत अमेरिका के थे। तो यहाँ पर क्या थे, अमेरिका के दूतावास थे। तो इन दूतावासों पर क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। और इस हमले का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, सूडान और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से बमबारी करना शुरू कर देता है। और ना तो यूएनओ की अनुमति लेता है, ना किसी की सहायता लिए बिना ही वो क्या कर लेता है, वहाँ पर बमबारी शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था। ये था इनफाइनाइट रिच। हमने उससे पहले जो पढ़ा था वो कौन सा था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, जो इराक पर हमला किया था। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेना क्या है ले लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। और अगले जो अपन ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के बाद में ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की हम बात करेंगे। उससे पहले आप नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, और मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।